नमस्ते आप सभी को। तो आज ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतिहारी के सदानंद सर, जिन्होंने बीपीएससी के रैंक 8 हासिल किए हुए हैं। आज हम जानेंगे कि सर इस अचीवमेंट को कैसे हासिल किए, और बहुत लोगों का सपना होता है कि बीपीएससी में टॉप करे और उनको अपना मनपसंद पोस्ट मिले। तो आज जानेंगे सर के बारे में। और ये सर हमारे मेंटर भी रह चुके हैं, जिन्होंने 3 साल पहले हमको टीच भी किए हुए हैं। तो आज यहाँ जानेंगे कि सर का जर्नी क्या है। सबसे पहले सर आप एक बात बताएंगे, जब रिजल्ट आने वाला था तो आपका मतलब माहौल क्या था आपके वहाँ पे, और जो आसपास रह रहे थे दोस्त लोग का, उनका क्या मतलब था? देखो, मैंने किसी को बताया नहीं था कि मेरा रिजल्ट आने वाला है। अब बस हमको पता है कि हाँ, शायद आज मेरा रिजल्ट आ सकता है या फिर कल आ सकता है। तो थोड़ा सा माहौल टेंस था। नींद नहीं आ रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने पेपर मेरा ठीक गया था, इतना खराब नहीं था कि पॉसिबिलिटी थे कि रिजल्ट आएगा। बट कितना अच्छा आएगा ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चला। ओ, अच्छा सर, रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले आप सर किसको बताए, मतलब? रिजल्ट आने के बाद हमको बताने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि रिजल्ट हमको प्रभात खबर वाला ने फोन करके बताया कि सर आपकी चौथी रैंक आई हुई है। एक्चुअली उन्होंने बीपीएससी के कुछ मिस्टेक या फिर कहीं से भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन का हमको चौथी रैंक बताए थे। एक्चुअली मेरा 8वां रैंक था। फिर उसके बाद दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण लगातार कॉल आते रहे अगले 1 घंटे तक। तो हम 1 घंटे तक किसी को बता नहीं पाए। उसके बाद घर से भी कॉल आने लगे, क्योंकि न्यूज चैनल में चलने लगे हर जगह। तो फिर लोग को ऐसे ही पता चलेगा। मतलब आपके जानने से पहले रिजल्ट जो है न्यूज़पेपर वाले ने पूरा अनाउंस कर दिया? हाँ हाँ, मतलब 1 घंटे तक हम न्यूज पेपर वालों से बात करते लगे, अलग अलग न्यूज पेपर से। तब तक लोगों को पता चल गया और लोग घर से कॉल करने लगे खुद से। ओके सर, आपने सर ये बीपीएससी और यूपीएससी का प्रिपरेशन के बारे में सोचा कब था, और किस तरह से मतलब ख्याल आया था कि ये एग्ज़ाम हमको देना है? देखो, मैंने बीपीएससी के लिए लॉजिकली मैंने सोचना आईआईटी में जाने के बाद शुरू किया। बट इमोशनली मैं अटैच बचपन से था। जब पापा मेरे घुमाने ले जाते थे, कचहरी बताते थे कि ये पीएम आवास है, ये एसपी आवास है। तो थोड़ा सा अटैचमेंट पहले से ही था। ओके सर, तो आपका प्रारंभिक शिक्षा और सर इंटरमीडिएट शिक्षा कैसा मतलब रहा है, एजुकेशन, और कहाँ से किए और मैंने उसका? क्लास हाँ सर। मैंने क्लास 12 तक अपने गांव से किया है, जिसमें मैंने 12 में साइंस लिया था। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरे सब्जेक्ट थे। 10th 12th सर बोर्ड परसेंटेज क्या था, और बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड? सब कुछ बिहार बोर्ड ही था। ओके सर। तो मैक्सिमम सर हम बिहार बोर्ड स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम होता है कि मतलब हिंदी से इंग्लिश मीडियम में जाने में। तो आपका मीडियम सर क्या रहा बीपीएससी का? मेरा बीपीएससी का मीडियम इंग्लिश था। तो सर इसको कन्वर्ट कैसे किए, हिंदी टू इंग्लिश मतलब? तो देखिए, ऐसे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरा कन्वर्जन पूछा जाए तो मैंने जब आईआईटी में गया तो वहाँ पे सारी चीज इंग्लिश में ही सिखाया जाता था। तो पहले कभी कुछ समझ में नहीं आया, फर्स्ट ईयर में बस जाता था, क्लास में बैठ के आ जाता था, बस ऊपर ऊपर से सब चीज जाता था। लेकिन अगर मैं वहां छोड़ देता तो सेकंड ईयर में वही काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं कंटिन्यूअसली लगा रहा, और सेकंड ईयर के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, और फोर्थ ईयर तक तो काफी अच्छी इंग्लिश हो गई थी। तो सर तो ये आपका। मेरा कन्वर्जन था। हाँ सर। ये मेरा कन्वर्जन था। बट ये किसी का फोर्स नहीं, आप हिंदी मीडियम से भी अच्छा कर सकते हैं। तो आप जबरदस्ती ये नहीं सोचे कि इंग्लिश मीडियम से ही सिर्फ नंबर आते हैं, हिंदी से भी आते हैं, हिंदी से भी रिजल्ट आते हैं। ओके सर। तो सर एक क्वेश्चन यहाँ पे था, मतलब 10th 12th परसेंटेज क्या था? बहुत लोग यहाँ पे जानने के लिए उत्सुक हो रहेंगे कि टॉपर रहे होंगे या फिर अपने स्कूल कॉलेज में ऐसा कुछ। मेरा 10th का परसेंटेज 64% था। ओके। और बहुत ही कम था। और 12th का मेरा 71% था, ओके सर। जो कि बिहार बोर्ड के हिसाब से उस समय के हिसाब से ठीक था। बट अभी के हिसाब से तो बहुत ही कम था। हाँ वो तो है ही सर। और सर आप ये आईआईटी का प्रिपरेशन कब किए थे और एग्ज़ाम कब दिए थे? आईआईटी का प्रिपरेशन 2013 में मैंने आईआईटी क्लियर किया था। प्रिपरेशन मैंने 10 से ही, मतलब मैट्रिक के बाद से ही शुरू किया था। एक साल मैंने ड्रॉप भी लिया था आईआईटी के लिए। ओके, तो ड्रॉप लेके फिर आपने कौन से कॉलेज और ब्रांच आपको मिला था सर? आईआईटी गुवाहाटी में मेरा मिला हुआ था 2013 में, और ब्रांच मेरा बायोटेक्नोलॉजी था। अच्छा सर, आप बायोटेक्नोलॉजी से किए हुए थे। तो वहाँ कॉलेज से निकलने के बाद फिर आपने ये यूपीएससी और बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए? हाँ, उसके बाद मैंने मेरा वहाँ पे प्लेसमेंट भी हुआ था। गेट में ऑलरेडी रैंक 25 ही था।
बट कहीं भी मन नहीं लगा, फिर मैं डायरेक्ट प्रिपरेशन के लिए आ गया। बट एक साल के बाद ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होने के कारण हमको फिर से जॉब ज्वाइन करना पड़ा। और फिर मैंने 2 साल मैंने लगभग जॉब किया। और 2020 में मैंने फिर से जॉब छोड़ दिया। और उसके बाद अगस्त 2020 से मैंने प्रिपरेशन की तैयारी करी। ओ तो सर प्रिपरेशन आपका क्या था, सेल्फ या फिर आप कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हुए थे? नहीं नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था बस। कोचिंग मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कोचिंग से नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है। वो मतलब जो सिलेबस इम्पोर्टेंट में नहीं होता वो भी बराबर ही पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आप वो नहीं पढ़ाएंगे तो आप ही जाके कंप्लेन करेंगे कि ये चीज़ एक पूछ दिया और आपने नहीं पढ़ाया। ये उनकी भी मजबूरी बन जाती है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद से स्टडी करें, कम टाइम में आप इजली कर सकते हैं। अच्छा सर, तो आप जब स्टडी कर रहे थे तो उस टाइम मतलब आप एनालाइज कैसे किए कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको छोड़ना है, इसको फिर पढ़ना है, इस तरह से? आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे हर एक टॉपिक का, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हर रोज देखें। मैं नियरली अगर 10 घंटे में पढ़ता था। हालांकि 10 घंटे का भी पढ़ा नहीं, लेकिन एग्जाम्पल होता होगा, 10 घंटे में पढ़ता है, 2 से 3 घंटे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता था। तो ओके ये सर। रहता था शुरू शुरू में। बाद में मैंने जब लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद हो गया, तो फिर मैंने कम देखना कर लिया, क्योंकि पता ही नहीं क्या चीज पूछा जा रहा है। अच्छा सर, एक बात और यहाँ पे पूछना चाहूँगा। जब आपका रिजल्ट आ गया और पता चला सबको कि बीपीएससी रैंक 8 आया हुआ है और इसमें सबको पोस्ट भी पता चला होगा, वैसे सर आपका पोस्ट क्या था? हमको डीवाईएसपी मिला हुआ है। ओके सर, तो जब ये घर वालों को पता चला तो उन लोगों का क्या रिएक्शन रहा होगा, मतलब वहाँ घर पे माहौल, घर का माहौल कैसा था? घर वालों को, मम्मी मम्मी को ज्यादा कुछ तो पता नहीं था। वो मतलब पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा। तो वो तो सिर्फ बोले कि हाँ आप खुश है ना, बस इतना ही काफी है, हमको नहीं पता इसके बारे में। और भाई ज्यादा मिठाई उठाई बांट दिया कुछ। तो यही सब बस मिला जुला रिएक्शन रहा। और मेरे ससुराल वाले भी काफी खुश थे, काफी बड़ी पोस्ट है। तो हाँ सब सर। कुछ मतलब काफी खुश हुए, रात में नींद नहीं आई किसी को। तो सर आपके फैमिली वाले का किस तरह का सपोर्ट रहा कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे और खुद को मोटिवेट रखना, मतलब ये तो थोड़ा डिफिकल्टी होता है, तो वो कैसे किए थे? आज थोड़ा फैमिली का, बिना फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट के एग्जाम नहीं निकल सकता है। इतना बड़ा एग्जाम आपको साहब कहीं से कहीं से सपोर्ट चाहिए होगा। तो मेरे जब तक पापा थे तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी। 2021 तक, 2021 में मई में पापा की कोरोना की डेथ हो गई थी, ओके जिसके सर। कारण से थोड़ी सी प्रॉब्लम घर में आना शुरू हुआ। और तो फिर मेरे भाई ने घर का प्रॉब्लम संभाला, उन्होंने खुद आके आके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और मेरी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ससुराल वालों ने ली। फिर मैं फ्री हो गया और इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उसके जस्ट 1 महीने बाद ही, मतलब मई में पिताजी का देहांत हुआ था और जुलाई में मेरा मेंस का एग्जाम था। तो उसमें थोड़ा फोकस करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी इन सब के कारण थोड़ा बहुत और फोकस इंक्रीज हो गया। एक बात और जानना चाहूंगा सर, आपका मतलब शादी कब किए थे, शादी किस ईयर में हो गया था? शादी 2019 में हुआ था, फरवरी महीने में। अच्छा सर, शादी मतलब लव मैरिज था या अरेंज मैरिज? शादी लव मैरिज हुआ था। ओके सर। तो सर आप यहाँ पे थोड़ा हम बात करेंगे कि बीपीएससी का पैटर्न और आपने कौन कौन से बुक यहाँ पे प्रेफर किए हुए थे पढ़ने के लिए? देखिए, बीपीएससी के जनरली 3 फेजेज होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके 5 ऑप्शन होते हैं। तो अगर प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें 4 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है: हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस, जनरल साइंस होते हैं, और प्लस करंट बिहार। तो मैंने हिस्ट्री के लिए मेनली घटना चक्र देखा था, सिर्फ घटना चक्र को पढ़ा था। सबसे पहले मैंने किसी वीडियो का, किसी यूट्यूब चैनल से 10 घंटे का, जिसमें सारा हिस्ट्री कवर कर दे, ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर दे, इस टाइप का मैंने वीडियो देखा था। उसके बाद मैंने घटना चक्र देखना और रटना शुरू किया। साइंस के लिए मैंने कोई वीडियो नहीं देखा, सिर्फ घटना चक्र मैंने पढ़ा, उसी को 5 बार 10 बार पढ़ा था, रचा था उसी को। बिहार के लिए मैंने, मेनली 2 पार्ट होते हैं: बिहार का हिस्ट्री और बिहार का ज्योग्राफी। तो बिहार के हिस्ट्री के लिए मैंने इम्तियाज अहमद सर के शुरू के 2-3 चैप्टर पढ़े थे। और बिहार की ज्योग्राफी के लिए एक अरिहंत प्रकाशन की बुक आती थी उस समय, अभी शायद नहीं आती है। वहाँ के 2-3 चैप्टर थे, मैंने वो पढ़े थे, यस। जिसके नोट्स मैंने खुद तैयार कर लिए थे। तो वहाँ से बिहार कवर हो गया था। करंट अफेयर्स के लिए मैंने किसी भी
ईयरली मैगजीन में पढ़ा था, मंथली मैं नहीं देखता था। मैं बस डेली थोड़ा बहुत न्यूज देखते रहता था। ईयरली में जो इम्पोर्टेंट लगता था, किसी एक का किसी पब्लिकेशन का मैगजीन उठा के पढ़ सकते हैं। मैंने विक्टोरिया का पढ़ा था, उसमें आया था ओके। तो बस इतना मैंने किया था। ये उसके प्रीलियम्स बाद के लिए था। जी जी, इसके बाद मेंस की बात करें तो मेंस में 4 पेपर होते हैं। मेंस में 4 पेपर होते हैं। एक जनरल हिंदी का पेपर होता है जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, आपको उसमें पास करना होता है। उसके अलावा 3 पेपर होते हैं, एक GS1, GS2 और ऑप्शनल का पेपर होता है। GS1 के अगर पेपर में जाएंगे तो वहां पे 3 सेक्शन होता है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और स्टार्ट है, जिसको जिसको मतलब इंटरप्रिटेशन भी लोग बोल देते हैं। तो स्टार्ट के लिए मैंने कुछ नहीं किया था। मैं IIT बैकग्राउंड से था, तो हमको लगता था कि मैं स्टार्ट कर लूंगा, और मेरे एग्जाम में भी 72 से 72 सही हुए। 72 नंबर के स्टार्ट आते हैं, तो वाह। उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया था। हिस्ट्री के लिए मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो मैंने ओवरऑल 5 से 6 क्वेश्चन का मैंने नोट्स तैयार किया था प्रीवियस क्वेश्चन देख के। और क्वेश्चन उसमें रिपीट करते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन में से मेरे लगभग 4 क्वेश्चन आ गए थे, वाह। जिसमें से हमको 3 क्वेश्चन लिखना था, तो वो मैंने लिख लिए थे। करेंट अफेयर्स के लिए लास्ट के 2 दिन में मैंने 10-12 टॉपिक पढ़ा था, उसके आधे आधे पेज के नोट्स बनाए थे। तो वहां से कुछ ब्रिक्स वाला या फिर यूरोपियन यूनियन वाला कुछ क्वेश्चन आ गए थे मेरे, इसलिए मेरा काम हो गया था। तो ये मेरी थी GS1 के लिए। मैंने ज्यादा GS पे फोकस नहीं किया था क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आ, मेरे पिताजी के देहांत मई महीने में हो गए थे और जून तक मैं कुछ नहीं पढ़ पाया था। तो सिर्फ जुलाई में ही 30 दिन बचे थे, उसमें मैं सब कुछ मैनेज कर रहा था। फिर GS2 के लिए मैंने GS2 में 3 सेक्शन होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, साइंस एंड टेक। तो जैसे मैंने हिस्ट्री के लिए किया वैसे ही साइंस एंड टेक के लिए किया। 7 से 8 टॉपिक बनाए थे। उसमें से 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं। वो 7 से 8 टॉपिक में से 2 क्वेश्चन मेरे आ गए थे, तो मैंने ज्यादा एफर्ट नहीं दिया वहां पे। उसके बाद पॉलिटी के लिए, पॉलिटी में थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन भी आता है, लेकिन थोड़ा सा नया भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने उसमें लगभग 20 टॉपिक वहां से किए थे। और 20 के मैंने इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये सब मैंने लिखा था। और फिर वहां से मैंने 20 अलग अलग टॉपिक का नोट्स बनाया था, और वहां से पॉलिटी से 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 3 लिखने होते हैं आपके। तो वहां से मेरा 3 क्वेश्चन हो गया था। इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा मैंने मृणाल सर को फॉलो किया था, और मैंने प्रीवियस क्वेश्चन, हर चीज में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को ज्यादा तवज्जो दी। और थोड़ा सा मैंने ज्योग्राफी भी देखा था सेकंड पेपर के लिए। इकोनॉमी और ज्योग्राफी सेकंड पेपर के सेकंड सेक्शन में आते हैं। तो वहां से इन सारी चीजों से मेरा हो गया था। थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल भी था, लेकिन थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी था। तो इन सब चीज करके मैं ज्योग्राफी भी हैंडल कर लिया था। तीसरा पेपर जहाँ तक बात है, वो ऑप्शनल पेपर होता है। आपको अपने मन से एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है, कोई भी सब्जेक्ट का चूज कर लो। मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, वो भी 300 नंबर का होता है। तीनों GS पेपर 300 नंबर के होते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए मैंने ये किया था कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था, और वहां से मैं बैठ जाता था कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक का है, फिर मैं टॉपिक पढ़ लेता था। फिर आता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, फिर वहां से बैठ जाता था, टॉपिक पढ़ता था। टॉपिक के अंदर सब टॉपिक पढ़ता था, जैसे लीनियर अलजेब्रा के अंदर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर हुआ। यस सर। तो अगर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर का क्वेश्चन पूछा है, तो मैं पीछे जाके आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू का वेक्टर का टॉपिक पढ़ लेता था। यस। ये काम मैं सारे मैथमेटिक्स क्वेश्चन के लिए बस इतना ही किया था। जिससे जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा वो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा था। हाँ, मत। इसलिए थोड़ा एक दो क्वेश्चन मेरा छूट भी गया था मैथ ऑप्शनल में। लेकिन ठीक है, मतलब जितना था वो सफिशिएंट था। बहुत कम टाइम में मैंने किया था, तो ऐसे ही मैंने किया था। अगर आप करना चाहें तो आप पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये तरीका ज्यादा इफेक्टिव है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ना छोड़ के जाए। बस इतना ही मैंने इन सारे चीज के लिए किया था। उसके बाद तीसरा फेज आता है इंटरव्यू का, वो 120 नंबर का होता है। और वहां पे भी मैंने बस अपने बायोडाटा के बारे में ज्यादा पढ़ा था। और जो बस बहुत कम टाइम मिले थे, 8 मई को इस साल 67 का प्रीलिम्स था, और 24 मई को मेरा इंटरव्यू पड़ गया था। तो कम समय मिले थे, उसमें मैंने इतना कर दिया। तो सर आप अपना सिलेबस कंप्लीट प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किए, मतलब जो टॉपिक मिला उसको पढ़ लेना हाँ, है। जहाँ एकदम मतलब जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया था वो मैंने नहीं पढ़ के गया था। उसमें कुछ क्वेश्चन छूटे भी थे, जैसे गॉसियन
गॉसियन जॉर्डन मेथड था मैथ में, जो कि प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा नहीं था और मैथ के सिलेबस में भी नहीं था। फिर भी वो क्वेश्चन पूछ दिए थे जो क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता था, लेकिन ऑप्शन थे वहाँ पे क्वेश्चन के। जैसे मैथ के सिलेबस में 12 क्वेश्चन रहते तो उसमें 6 करने होते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके मैं काम कर लिया। तो ये था। अच्छा सर, इंटरव्यू आपका कैसा रहा और वहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन अगर डिस्कस करना चाहे तो बता सकते हैं, वहाँ पे पूछा गया हो? इंटरव्यू मेरा मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, बाकी इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है उनको कैसा कैसा लगा, क्योंकि अभी मार्क्स नहीं आए। ओवरऑल मार्क्स तो आ गए हैं फाइनल के, लेकिन सेक्शन वाइज मार्क्स नहीं आए मेरे। तो इसलिए मैं नहीं बता सकता कितना अच्छा उनको लगा कितना नहीं लगा। लेकिन मैं कुछ मैथ में क्वेश्चन का बता सकता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन है उसमें। देखिए जैसे एक फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन आया था कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है, गोल्डन रेशियो क्या होता है, रामानुजन के बारे में बताइए, रामानुजन से मिलने आगे शायद टैक्सी में गया तो उस टैक्सी का नंबर क्या था, अच्छा, उस नंबर का सिग्निफिकेंस क्या था, ये सब क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह का मतलब वहाँ तो पूछा। आप, हाँ। हाँ आपका भी अगर मैथमेटिक्स ऑप्शनल है तो ये सब क्वेश्चन करके जाए। रामानुजन फेमस टॉपिक है मैथ के बारे में। अपने बिहार के एक मैथमेटिशियन थे, उनकी हाल ही में डेथ हुई थी, मैं नाम अभी भूल जयप्रकाश। रहा हूँ। जी नहीं मतलब मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लो। वैशाली से शायद थे या हाजीपुर से थे, एग्जैक्ट मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। ओके सर, तो इस तरह से आपका इंटरव्यू का जर्नी रहा पूरा। जी जी। तो सर यहाँ पे आपने लगभग सब कुछ बता ही दिया है। तो आप सबको जो भी यहाँ पे और भी कुछ एक्स्ट्रा पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, और कुछ भी जानना हो तो। सर यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपका ओवरऑल मार्क्स कितना था बीपीएससी के एग्जाम में? देखिए ओवरऑल मार्क्स मेरा 603 था, 603 नंबर आया है। यस सर। और जो कि ये सेकेंड डे ही रिलीज कर दिया गया है। तो इस तरह अभी सेक्शन वाइज मार्क्स नहीं आया है? नहीं नहीं, सेक्शन वाइज मार्क्स जब सबका मार्क्स आएगा, उस समय तो सिर्फ टॉपर के ही रिलीज किए गए थे, इसलिए हमको पता है। अभी बाकी लोग जो टॉपर नहीं है उनका भी मार्क्स नहीं पता होगा उनको, जो सेक्शन सेक्शन वाइज मार्क्स 2 दिन में दे देता है, लेकिन इस बार पता नहीं थोड़ा सा लेट हो रहा है, अभी तक नहीं दिया गया है। ओके सर। सर तो आपका ये पूरा प्रिपरेशन का टाइम कितना रहा है, ड्यूरेशन टोटल कितना रहा है कि आप इतने दिन में पूरा कवर सिलेबस कवर करके एग्जाम दिए हो, मतलब पूरा एकदम? देखिए मैंने जब फॉर्म आया था बीपीएससी का, तो उस समय मैंने प्रीलिम्स का तैयारी किया। और जब दिसंबर 27 दिसंबर को मेरा प्रीलिम्स हो गया था, उसके बाद मैंने मेंस का तैयारी किया। मेंस होने से पहले, मेंस जुलाई में हुआ था, उस बीच में मैंने पहले भी बताई कि 2-3 महीने मेरा खराब हो गया था कुछ पिताजी के कारण। पिताजी के कारण उनके, आप समझ सकते हैं। हाँ सर। तो लगभग मैंने 3 से 4 महीना मैंने मेंस दिया था। और फिर इंटरव्यू के लिए मैंने जैसे बताया कि 8 मई को मेरा 67 का प्रीलिम्स था और 24 मई को इंटरव्यू था। तो 8 मई के बाद जितने भी टाइम मिले, लगभग 15 दिन मैंने इंटरव्यू के लिए दिया था। तो अगर स्पेशलाइज देखा जाए तो लगभग 1 साल से मैंने ज्यादा नहीं दिया है ओवरऑल बीपीएससी के लिए। तो 1 ईयर आपको लगे हैं। तो इंटरव्यू के हाँ लिए सर लगभग। आप कोई मॉक टेस्ट लिए थे या फिर खुद से इसका प्रिपरेशन किए थे? हाँ मैंने खुद से प्रिपरेशन किया था, और फ्रेंड्स के बीच में टेस्ट मैं ले लेता था, वो लोग मॉक टेस्ट ले लेते थे। उसके अलावा मैंने सीएमए पटना में और चाणक्य पटना में 2 मॉक ऑफलाइन जाके दिए हैं। बस इतना है। और एक एनएससीएस है शायद, अ, एक ऑनलाइन है जिसमें मैंने ऑनलाइन मॉक दिया है। ओके सर। तो सर ये आप प्रीलिम्स और मेंस का मॉक टेस्ट कैसे देते थे, उसका प्रिपरेशन मतलब कैसा रहा? नहीं, मैंने 66वीं के लिए कोई मॉक नहीं दिया था प्रीलिम्स का। हम्म। 67वीं के लिए मैंने प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, लगभग 50 के आसपास टेस्ट मैंने दे चुका हूँ। लेकिन अब उसकी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद क्या कंफर्म जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। तो इस बार भी एग्जाम आप देंगे और 67वीं वाला? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। मेरा जो डिजायर पोस्ट था, मैं हमेशा से प्रेफर करता था कि हमको बिहार पुलिस सर्विस ही मिले, जो कि हमको मिल चुका है। ओके सर। तो उसके अलावा मैं अपने मॉक की बात की थी, तो मेंस के लिए मैंने कुछ आंसर लिखे थे, 2-4 आंसर। बाकी मेंस के लिए मैंने मॉक नहीं दिया। ओके सर। तो आगे फिर या यूपीएससी का एग्जाम सर देने का मन? हाँ कोशिश कर रहे हैं कि यूपीएससी हो जाए, बट कितना टाइम मिल पाता है वो तो जॉब के बाद ही डिपेंड करेगा। हाँ वो तो है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे और भी इस तरह से सर जुड़े रहेंगे और हम सबको गाइड करते रहेंगे, और आप भी हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा, इस तरह का और भी वीडियो आते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।